नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला। दूसरी ओर अनाया और हर्षवर्धन अपने विला वापस आ गए। उन दोनों का ही मूड ज्यादा अच्छा नहीं था। हर्षवर्धन अपनी बीवी को देखकर थोड़ा चिंतित था। अनाया भी अपनी मॉम के बारे में सोच कर पागल हो रही थी। वह दोनों ही वापस आकर कमरे में जाकर फ्रेश होकर बैठते हैं। हर्षवर्धन अपनी बीवी को प्यार से देखते हुए बोला, बेबी कुछ खा लो। तुमने कब से कुछ नहीं खाया, शाम होने को आए है। तो अनाया गंभीर आवाज में बोली, नहीं इच्छा नहीं है। तभी हर्षवर्धन उसे डांटते हुए बोला, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मुझे पता है तुम ठीक भी हो, किसी बात के बारे में सोच रही हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। अभी खुद पर ध्यान दो और आगे कुछ मत सोचो। इतना बोलकर वह कुछ दिन के लिए मंगवाता है और वह दोनों कमरे में ही कुछ खा लेते हैं। उसके बाद भी अनाया का मूड ठीक नहीं था, तो हर्षवर्धन अपनी बीवी को गोद में उठता है और पतली सफेद कंबल में दोनों को लपेटते हुए बड़े से झूले पर अनाया को लेकर अपनी गोद में बिठाकर बैठ जाता है। वह दोनों ही काले आसमान को देख रहे थे, जहां पर कई सारे तारे नजर आ रहे थे, और बाहर से बह रही ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे। क्योंकि हर्षवर्धन के विला के पीछे ही बहुत बड़ा गार्डन था और वहां से थोड़ी दूर ही बहुत बड़ा जंगली एरिया था। यह एक नेचुरल सीनरी थी जो दिल को सुकून पहुंचाती थी। अनाया खाली नजरों से अभी भी आसमान को देख रही थी, जिसे महसूस करके हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, फिर भी तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? एक तरह से हर्षवर्धन को लग रहा था कि अनाया उसकी मॉम की इन्फॉर्मेशन की वजह से टेंशन में है, लेकिन वह नहीं जानता था कि अनाया ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। तभी अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कुछ खास नहीं। तो हर्षवर्धन उसे प्यार से देखते हुए बोला, बीवी तुम अपनी मॉम के बारे में सोच रही हो। मुझे पता है तुम मुझे लेकर परेशान हो और तुम इसीलिए इतना स्ट्रेस ले रही हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आंटी जिंदा है तो वो कहीं पर भी होगी, हम उसे खोज निकालेंगे। अभी वह इतना ही बोला था, तभी अनाया उसके दोनों गालों को कस के पकड़ते हुए होठों पर किस करके उसकी आंखों में देखकर गंभीर आवाज में बोली, तुम्हें लगता है कि मैं मॉम की वजह से चिंतित हूँ और इतनी स्ट्रेस में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे उनकी चिंता नहीं है और ना ही अब मैं इस बारे में ज्यादा सोचना चाहती हूँ। मैं तो बस अमरेंद्र जिंदल की कही हुई बातों के बारे में सोच रही हूँ। अगर उसने जो कहा वह सच है, इसका मतलब है कि बचपन में मेरे साथ कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था और वह मुझे इसी वजह से बार बार अस्पताल ले जा रही थी। ये सुनकर हर्षवर्धन भी चिंतित हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कर ली। वह गंभीर आवाज में बोला, लेकिन बीवी तुमने बताया था तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और अगर तुम्हें इतना ही प्यार करती थी तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। जरूर कुछ गड़बड़, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्यार सिर्फ दिखावा था। हमें सच की खोज करनी चाहिए। ये सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, अभी भी मुझे पूरा सच नहीं पता है, क्योंकि अगर हम अमरेंद्र जिंदल की बात सच मान लेते हैं, लेकिन मैंने अपने ब्लड में कभी कोई बदलाव नहीं देखा। मैं सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं अपने ब्लड पर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग दवाएं बनाते वक्त, और मेरे कई बार लैब टेस्ट भी हुए हैं और मैं खुद भी कई सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन कभी मुझे अपने ब्लड में कोई भी अलग चीज नजर नहीं आई। जैसा कि तुमने कहा है, अगर मेरी मॉम सच में मुझे इतना ही प्यार करती तो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। लेकिन मैं अमरेंद्र जिंदल की आंखों को भी पढ़ा था, वह कुछ गलत नहीं कह रहे थे। उसने जो भी कहा वह दिल से कहा था और मैं उसकी आंखों में पछता भी देख सकता था। उसे सच में अपने किए पर रिग्रेट था। ये सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोते हुए बोल, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वह कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हारे शरीर में बदलाव नहीं हुआ। ये सुनकर अनाया की आंखें गंभीर हो गई। वह हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है जितना दिख रहा है। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। मैंने पिछले कुछ वक्त से अपना ब्लड टेस्ट किया है और मेरे ब्लड में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यह बदलाव क्यों हो रहा है। सालों से मेरे शरीर में कोई भी अलग चीज नजर नहीं आई थी, सिर्फ अभी ही क्यों? और ऐसा तो क्या एक्सपेरिमेंट था जो उसने मेरे ब्लड को इतना बदल दिया, और अब मेरे ब्लड में कौन कौन से बदलाव आते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है
कि यह सब कुछ कैसे होगा। हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम चिंतित हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि यह सब कुछ तुम्हारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है? ये सुनकर अनाया हर्षवर्धन को गले लगाते हुए बोली, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। मैं बस अपने बच्चों के लिए चिंतित हूँ। ये सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि अनाया क्यों इतनी चिंतित थी। अगर उस पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो जरूर उसके बच्चे पर भी इफेक्ट आएगा। अगर अनाया का ब्लड इतना बदल चुका है तो उनके बच्चों का ब्लड भी जरूर बदल जाएगा। ये सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी अनाया कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन को देखकर बोली, हर्ष, क्या तुम्हें अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस हो रहे हैं? ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, नहीं, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, पिछली बार सुनसान आइलैंड पर मैंने तुम्हें ब्लड डोनेट किया था, और अगर मेरे साथ कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था इसका मतलब मेरा ब्लड पहले ही बदल चुका है और मैं तुम्हें ब्लड डोनेट किया था, कहीं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सोचकर वह थोड़ी सी डर गई, क्योंकि अनाया को पहले ही पता था कि ऐसा खास ब्लड किसी को भी नहीं दिया जा सकता। सबसे पहली बात तो हर किसी का शरीर इस खास ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और धीमे धीमे करके उनके अंदरूनी अंग खराब होने लगते। यही सोचकर अनाया को डर लगने लग गया। उसने तुरंत हर्षवर्धन का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज चेक की। वह एक जीनियस डॉक्टर थी, किसी को दूर से देखकर भी उसका एनालिसिस कर सकती थी। फिर भी हर्षवर्धन तो उसके पास ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसने उसका बॉडी चेक किया, उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हर्षवर्धन की बॉडी जरूरत से ज्यादा हेल्दी थी। उसके अंग काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहे थे। उससे भी ज्यादा उसकी बॉडी एक परफेक्ट हेल्थ में थी, जैसे वह अभी कोई 15-16 साल का नौजवान हो जो अभी अभी जवानी में कदम रख रहा हो। उसे उलट हर्षवर्धन अभी 30 साल से भी ऊपर का था। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भूखे ही हर्षवर्धन खुद को बहुत ज्यादा फिट रखे, लेकिन उसके अंदरूनी अंग अपनी सही उम्र कभी नहीं भूल सकते। वह बस थोड़े से अच्छे कंडीशन में वर्क कर सकते थे। तभी अनाया को समझ आया कि हो क्या रहा है। वह हर्षवर्धन की ओर देखते हुए अपनी आंखों में चमक भरते हुए बोली, लगता है मेरे ब्लड में तुम्हारे ऊपर उल्टा असर दिया सी। मेरा ब्लड तुम्हारे लिए एक हीलिंग प्रॉपर्टीज बन गया। उसने तुम्हारे पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर दिया। उसे भी ज्यादा तुम अभी एक जरूरत से ज्यादा हेल्थी इंसान हो जो मैंने आज तक देखा है। ये सुनकर हर्षवर्धन को सच में लगा कि कहीं ना कहीं अनाया सच कह रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उसे अपने खुद के शरीर में कुछ ज्यादा ही एनर्जी महसूस होती है। वह ओवरलोड काम करता, पूरी रात जागता, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी भी थकान नहीं आती और वह हर वक्त एनर्जी से भरा रहता, जैसे वह अभी अभी ही संपूर्ण नींद लेकर उठा हो। ये सब कुछ सोचकर हर्षवर्धन अनाया को बोलता है, कहीं ना कहीं बीवी तुम सच कह रही हो। ये सब कुछ मैंने भी महसूस किया है। लेकिन फिर भी अनाया को थोड़ी सी चिंता हो रही थी। वह गंभीर आवाज में बोली, लेकिन फिर भी अब तक मेरे शरीर पर किस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था इस बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है, और ना ही मुझे पता है कि अगर इसे किसी भी तरह का नुकसान हुआ या फिर कोई बीमारी फैली तो मैं इसका इलाज कैसे करूं। अनाया की चिंता गलत भी नहीं थी। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट हर बार खराब हो जाते थे। कई बार साइंटिस्टों ने सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की। कई बार उन लोगों ने किसी इंसान में किसी जानवर के डीएनए को मिक्स करने की कोशिश की ताकि उस जानवर जैसी ताकत उस इंसान में आ जाए। कई बार साइंटिस्टों ने दिमागी नसों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, कुछ ड्रग्स की मदद से, लेकिन हर बार वह लोग नाकामयाब होते थे। हालांकि कभी वो कामयाब होते थे, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि अगर किसी इंसान में जानवर का डीएनए डाल दिए जाए तो वह इंसान भले ही ताकतवर हो जाए, लेकिन उसकी दिमागी ताकत कमजोर हो जाती है और वह किसी इंसान का पपेट बनकर रह जाता है। और जो भी उस जानवर की कमजोरी है वह उस इसलिए इंसान में भी होती थी। इसीलिए ज्यादातर ऐसे प्रयोग सक्सेसफुल नहीं होते। अक्सर हम इंसान प्रकृति की देन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं होते। अनाया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ज्यादातर इंसान इसमें नाकामयाब ही रहते हैं। इसलिए अनाया को चिंता हो रही थी, और यह चिंता सच भी थी। हर्षवर्धन भी उसकी चिंता बहुत अच्छे से समझता था, इसीलिए इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। उसे पता था उसकी बीवी कोई ना कोई समाधान खोज लेगी, लेकिन वह अपनी बीवी के लिए चिंतित भी था।
आखिरकार वह प्रेग्नेंट थी और ऐसे वक्त में भी उसे काम करना पड़ रहा था। वह भी किस लिए? किसी ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए अब उसे उस इंसान पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी बीवी पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसका बस चलता तो वह उसे जान से मार देता है, लेकिन अभी तो ये भी पक्का नहीं था कि इसमें अनाया की मॉम शामिल भी थी या नहीं थी। जितने उनको सबूत मिले थे उस हिसाब से इस बारे में अनाया की मॉम को पता था, लेकिन पूरी हकीकत अभी तक अनाया को पता नहीं चली थी। वह लोग बस इंतजार ही कर सकते थे सच बाहर आने का। क्या आएगा सच बाहर, और क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था अनाया के साथ, और क्या आगे चलकर नुकसान होगा अनाया के शरीर को। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।